हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th साहित्यिक हिंदी में परीक्षा प्रयोगी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमें 100% सफलता की ओर ले जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्रों के द्वारा कुछ ऐसे टॉपिक पर अध्ययन प्रारंभ रहता है जो उनको जो है परीक्षा प्रयोगी नहीं होते हैं, तो हम हवा में तीरंदाजी न करके मुख्य टॉपिक पर ही अध्ययन करें जिससे हमें 100% सफलता मिले। तो आप लोग अगर जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिससे हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आप देते रहें। तो अपना प्यार और सपोर्ट के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम पाठ्यक्रम जो हमारा टॉपिक है उस पर हम जो है चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि साहित्यिक हिंदी जो क्लास 12th की है ये 100 नंबर आपके जो है पेपर में 100 नंबर का होता है, और इसमें खंड का के लिए 50 अंक निर्धारित होते हैं और खंड खा के लिए 50 नंबर निर्धारित होते हैं। तो अब हमें आवश्यकता है कि हम किन टॉपिक पे जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें जिससे हमें सफलता मिले। तो आइए, ये समस्या आपको दूर होने वाली है। वीडियो को हमारे बिना स्किप किए अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सफलताएं मिलेंगी। तो सबसे पहले हिंदी गद्य का विकास, ये खंड का से आता है जो 50 नंबर का होता है। तो हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ये सब जो है हिंदी गद्य के विकास में आता है। इसके लिए जो है आपको 5 अंक मिलते हैं। एक एक नंबर का होता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 5 अंक आपके निर्धारित होते हैं। फिर दूसरा उसमें होता है काव्य साहित्य का विकास। इसमें आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतवाद, नई कविता इत्यादि, इसके भी 5 अंक निर्धारित होते हैं। तो आपने सबसे पहले अभी देखा हिंदी गद्य का विकास, इसका वीडियो आपके चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जाएगी। अब इसमें जो है शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग, इनके लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो में। और ये निबंध, उपन्यास, कहानी, इन जितने भी लेखक हैं इनके नाम और रचनाओं, फिर उनके लेखक का नाम, ये सारा कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो ये काव्य साहित्य में भी वही प्रक्रिया, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, ये सारे जो है आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो 5-5 अंक दोनों के हमें निर्धारित हो गए। आगे हम बढ़ते हैं। गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो ये 10 अंक जो है इसका निर्धारित होता है। इसमें गद्यांश आपको दिया जाएगा और गद्यांश में से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब 5 प्रश्नों का जो है अंक निर्धारित होता है 10 नंबर, और ये आपका जो है लिख करके उस 10 नंबर को हम प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसी प्रकार से गद्यांश जैसे होता है, इसी प्रकार पद्यांश में भी जो है आधारित 5 प्रश्न आते हैं और उसके भी हमें जवाब देने होते हैं। तो ये दोनों में से हो जाता है। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। इस संकलित गद्य के पाठों के लेखक, जैसे हमें पता ही है कि ये जीवन परिचय हमारे बहुत सारे बच्चों के द्वारा ऐसा दिया जाता है कि हम जीवनी याद कर रहे हैं, उनकी कृतियाँ याद कर रहे हैं, उनकी भाषा शैली याद कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि गद्य में से हमें साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली, और ये लगभग जो है इसकी शब्द की सीमा होती है 80। तो ये मुझे याद कर लेना होता है। और इसी प्रकार से कवि परिचय यानी जीवनी, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं, इसको भी मुझे यानी काव्य साहित्य से और गद्य साहित्य से, दोनों से मुझे जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं या कवि हैं उनके जीवन परिचय को, उनके कृतियों को हमें याद करना होता है, उस पर अध्ययन करना होता है। इसके लिए जो है हमारे 5 अंक निर्धारित होते हैं, 5-5 अंक दोनों के। तो ये हो जाता है दोनों का मिला करके 10 अंक। फिर आगे आता है कि कहानी, चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व,
एवं तथ्यों पर आधारित। इस पर क्या होता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं और इनके लिए जो है ये एक ही प्रश्न 5 नंबर का होता है, जिसमें 2 मान लीजिए पूछा जाता है तो 2 में से 1 आपको करना रहता है। 5 अंक इसके निर्धारित रहते हैं। तो ये इसमें भी जो है खंड हिंदी मतलब गद्य से और हिंदी काव्य से, दोनों में से आपसे पूछा जाएगा। ये 5-5 नंबर के निर्धारित होते हैं। तो खंड काव्य की विशेषताएं पूछी जाती हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाता है, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये है आपका खंड का। इतने पर मुझे अच्छे से तैयारी करना रहता है और फिर अगर हम इतनी तैयारी कर लेते हैं तो हमारे 50 में से 50 अंक हमारे बिल्कुल परफेक्ट रूप से हमको मिल जाने वाले होते हैं। यदि हमारी लेखनी भी थोड़ा शुद्ध रहती है तो इसमें से कोई नंबर कटने वाला नहीं होता है। तो आप समझ चुके होंगे, हमने आपको बताया ही है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो हम पहले आपको दे चुके हैं, अवेलेबल करा चुके हैं चैनल पर, उसको जो है आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हिंदी गद्य, हिंदी काव्य, इन सभी का जो है बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है और बहुत आसानी से हमारे मित्रों के द्वारा जो है उसको समझ लिया जाएगा। अब आगे हम प्रारंभ करते हैं खंड खा। ये भी हमारा जो है 50 अंक का होता है। 50 अंक इसके भी निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया जाता है संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसके लिए आपके 7 अंक निर्धारित होते हैं। फिर दिया जाता है कि संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसके भी 7 अंक आपके निर्धारित होते हैं। और उसके बाद दिया जाता है कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होता है। इसमें केवल 2 ही प्रश्न मुझे करना होता है। इसके लिए 2-2 अंक निर्धारित होते हैं। कुल मिलाकर 4 अंक हो जाते हैं हमारे। फिर अगला टॉपिक होता है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें काव्य सौंदर्य में हमारा आ जाता है सभी प्रकार के रस के बारे में हम अध्ययन जो है कर चुके होंगे। अगर आपने अभी जो है अध्ययन नहीं किया है तो इसकी भी वीडियो आपको जल्द ही जल्द मिल जाएगी। जितनी भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं सभी पर आपको जो है वीडियो मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है। आप जो है बहुत बेहतर ढंग से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मुझे जो है अन्य किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और आप परीक्षा में 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के रस का भी हम अध्ययन कर लेंगे। और उसके बाद में इसमें आ जाता है अलंकार। अब अलंकार में भी जो है कई प्रकार के अलंकार होते हैं। उसमें सोचा है कौन सा पढ़ें कौन सा न पढ़ें, कौन आएगा। तो इसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये परिभाषा और उदाहरण सहित मुझे याद कर लेना है। और अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये भी मुझे उसी तरह से याद कर लेना। अन्य हमारे बहुत सारे हैं उसमें, जैसे भ्रांतमान है, अन्वय है, प्रतिदृष्टांत है, अतिशयोक्ति। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें और बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आगे फिर हम बढ़ते हैं छंद, यानी मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया। ये भी हमें लक्षण और उदाहरण सहित याद कर लेना होता है। फिर आ जाता है वर्णवृत्त। ये जो है जो हमारा मात्रिक चौपाई होती है 1-1 नंबर का होता है। इसके 2 अंक निर्धारित हो जाते हैं। वर्णवृत्त में वर्णों का मुझे करना होता है। इसके भी 1-1 नंबर निर्धारित होते हैं। फिर आ जाता है अगला टॉपिक हमारा निबंध। अब निबंध में हमें जो है कुछ दिए हुए विषय पर निबंध लिखना होता है। निबंध लेखन भी हम जो है आप लोगों को अध्ययन करवाएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है। क्योंकि परीक्षा के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो है मान लीजिए आपने जो तैयारी किया है उस पर जो है नहीं पूछा गया, अगला कुछ पूछ लिया गया, तो वहाँ पर लोगों के द्वारा या हमारे बच्चों के द्वारा या हमारे मित्रों के द्वारा उस पर भटक जाते हैं। तो हमें निबंध कैसे लिखना है उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाए उस पर हम आसानी से लिख लेते हैं। तो उसमें जो है आपको दिए हुए विषय पर निबंध लिखना रहता है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया जाए जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विषयों पर आपसे पूछ लिए जाते हैं
तो उन्हें जो है मुझे लिखना होता है। और इसमें विगत वर्षों में पूछे गए निबंध आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और उसी में से निश्चित रूप से 2024 बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो आपको निबंध के लिए भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको 7 अंक मिलने वाले होते हैं, यानी 2 अंक एक होता है, 7 एक, तो कुल मिलाकर मिल जाता है 9 अंक। फिर संस्कृत व्याकरण में आ जाते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में होता क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके मुझे जवाब देने होते हैं। फिर आपसे पूछी जाती है संधि। अब संधि में स्वर संधि हो गया, और जो है व्यंजन में पूछ लिया जाता है, विसर्ग में पूछ लिया जाता है। तो इनके बारे में भी मुझे अध्ययन करना होता है। इसके लिए 3 क्वेश्चन होते हैं, सभी के लिए एक एक प्रश्न, एक एक अंक जो है निर्धारित होते हैं और कुल मिलाकर 3 अंक हो जाते हैं। फिर अगला आता है समास। अब समास भी मुझे अध्ययन करना होता है। इसके लिए जो है 2 प्रश्न होते हैं एक एक नंबर के, तो 2 अंक हो जाते हैं। अब समास में हमारा हो जाता है जैसे अव्ययी भाव हो गया, कर्मधारय हो गया, बहुब्रीहि हो गया। इसको मुझे अच्छे से पढ़ना रहता है और ये एक एक नंबर मिला करके हमारे परीक्षा में बिल्कुल हमें उच्चतम शिखर तक यानी उच्चतम श्रेणी तक ले जाते हैं और हमें 100% मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब फिर आगे पूछा जाता है प्रत्यय। प्रत्यय में भी मुझे जो है कृत, तद्धित, ये 2 प्रकार के होते हैं। इनको जो है मुझे पढ़ लेना होता है और इसका एक एक नंबर इसका भी निर्धारित होता है। तो एक एक अंक मिलाकर 2 अंक इसके भी हो जाते हैं। फिर अगला टॉपिक होता है हमारा विभक्ति। अब इसमें विभक्ति इसका परिचय देना होता है और विभक्ति में जो है इसके लिए जो है एक एक अंक निर्धारित होते हैं। अब इसका जो है 2 अंक हो जाता है, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 अंक हमारा निर्धारित हो जाता है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके हमें बहुत बड़े बड़े अंक प्राप्त होते हैं। जैसे अभी हमने इसके पहले जो है उस पर जैसे निबंध में हमें 9 अंक मिल गए थे। इसी प्रकार हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है उस पर मुझे 8 अंक मिलने होते हैं। तो 2 ही टॉपिक पर मुझे 8 और 9 मिला करके 17 अंक मिल जाते हैं। तो अब 8 अंक का कौन सा टॉपिक है, आप लोग भ्रम में पड़ गए होंगे, तो आपकी भ्रम को दूर कर देता हूँ। ये होता है पत्र लेखन। ये होता है पत्र लेखन, यानी अब उसमें भी हमारे बहुत सारे मित्र लोग फंस जाते हैं कि पत्र लेखन क्या है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पत्र लिख करके अपने उत्तर को देना रहता है, यानी दर्शाना रहता है। अब इसमें भी प्रश्न लेखन भी जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो ये जो है हमारे 2 होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब इसमें से आपसे जो है पूछ लिया जाता है, जिससे मान लीजिए औपचारिक पत्र पूछा जाता है तो हमें उसको जवाब देना है, अनौपचारिक पत्र पूछ लिया जाता है तो उसके मुझे जवाब देना होता है। अब आप सोचेंगे जो है औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है। हमारे बहुत सारे अध्यापकों के द्वारा भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, उसको समझा नहीं पाते हैं या फिर बता नहीं पाते हैं कि ये पत्र कैसा होता है, मुझे किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो ये बहुत सारी गलतियां होती हैं, जबकि इसके लिए 8 अंक निर्धारित होते हैं जो बहुत बड़ा अंक होता है। तो मुझे थोड़ा सा समय खर्च करके इसके बारे में जानकारी ले लेना है और निश्चित रूप से औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों पत्रों के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। आइए हम कुछ आपको थोड़ा शॉर्ट में बता भी देते हैं कि ये क्या होता है। औपचारिक पत्र में बच्चों होता क्या है कि आवेदन, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये सब होता है औपचारिक पत्र। अब दूसरा आता है अनौपचारिक पत्र। तो अब अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, व्यक्तिगत हो गया, पारिवारिक हो गया, सामाजिक हो गया। अब व्यक्तिगत में जो अपने निजी कार्यों के लिए कोई संदेशा देना या कोई ऐसा कार्य करना, ये होता है व्यक्तिगत। पारिवारिक, परिवार से संबंधित कोई चीज़ हम करते हैं वो होता है पारिवारिक। फिर होता है सामाजिक, समाज के लिए हम जो भी कुछ करते हैं वो क्या होता है, सामाजिक पत्र। तो आप अच्छे से समझ गए। अब औपचारिक में आपको बताया था कि आवेदन, प्रार्थना पत्र
इसे हम कोई चीज़ के लिए जो है रिक्वेस्ट करते हैं, आवेदन करते हैं और प्रार्थना पत्र देते हैं किसी कार्य के लिए अपने, या फिर किसी कार्यालय पर अगर हम पत्र जो है देते हैं तो उसमें हमारा प्रार्थना एक तरीके से रिक्वेस्ट ही होता है, प्रार्थना ही होता है। तो ये हो जाता है। और फिर व्यवसायिक पत्र, ये सब औपचारिक में आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है। इतनी बात पर जो है मुझे खूब अच्छे से अध्ययन कर लेना है और फिर इसके लिए मुझे 8 अंक मिल जाते हैं। तो इन दोनों पर जो है पत्रों पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के खंड का और खंड खा दोनों को मिलाकर के हमारे 100 नंबर्स पूरे हो जाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुझे अब कौन कौन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। उनके अंक को भी मैंने निर्धारित कर दिया है और जो 100% सही है, बिल्कुल इसकी गारंटी है। इसमें से एक भी प्रश्न इधर उधर होने वाला नहीं, एक भी टॉपिक इधर उधर होने वाला नहीं है। इतने टॉपिक पर अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो हिंदी में मुझे 100% बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। तो हम आज से ही इस पर जो है अपने कार्य को प्रारंभ कर देंगे और इन सारे टॉपिक पर आपको जो है वीडियो बहुत से जल्द मिलने वाली है, जिसमें कुछ वीडियो आपके चैनल पर पढ़ भी चुकी है, आ भी चुकी है। इसे हिंदी गद्य का और हिंदी काव्य का, इन दोनों का जो है कवि और उनका परिचय, फिर कवि उनकी रचनाएं और फिर रचनाएं और उनके लेखक, ये सारी चीज़ें आपके चैनल पर आ गई हैं। जो विगत वर्षों में पूछे गए निबंध, इनके बारे में भी आपको जो है बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। तो हम लास्ट में आपसे आपका प्यार और स्नेह पाने के लिए एक बार फिर आपसे जो है कहना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार स्नेह ऐसे बनाए रखिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।